हेलो दोस्तों, आइए आज हम नेगेटिव फीडबैक ऑफ एम्पलीफायर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात कर लें। जो हमारा प्रैक्टिकल जो एम्पलीफायर होता है बहुत ज़्यादा गेन होता है, हज़ार मिलियंस टाइम सब जो होता है गेन होता है। इतना ज़्यादा गेन होने से क्या हो जाता है कि उसमें हम साउंड आने लगता है, हम इस टाइप का आवाज़ आने लगता है। इस टाइप का आवाज़ आने से क्या होता है इस टाइप का आवाज़ आने लगता है, जिससे कि क्या होता है बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है, जो नॉइज़ होता है ये। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। एग्जैक्टली जो हम आवाज़ सुन रहे होते हैं वो ना सुन पा के उसके अंदर जो हम की आवाज़ होती है वो ज़्यादा आती है। जैसे आप देखते होंगे या स्कूल में जब प्रेयर हो रहा होता था स्टार्टिंग में, तो बहुत ज़्यादा वो माइक का आवाज़ बढ़ाने से की आवाज़ आती थी। ठीक है, स्कूल में प्रेयर टाइम तो क्यों होता था? क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करने से क्या होता था कि उसमें डिस्टॉर्शन होता था, नॉइज़ हम की आवाज़ आने लगती थी। ये इसका जो है कि ड्रॉबैक होता है एम्पलीफायर का। तो उस हम की आवाज़, उस डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए हमने क्या एक तरीका सोचा। तरीका क्या है कि नेगेटिव फीडबैक करना है। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? डरना नहीं है, बड़ा आसान चीज़ है, मैं बताऊँगा कैसे। ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं मोटर मशीन्स में जाऊँगा, वहाँ से आप समझ पाओगे। दूसरी चीज़ कि जो है क्या कहते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन होने की वजह से, ठीक है, उसमें जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है, इस वजह से क्या होता है कि उसमें उसका एम्पलीफिकेशन ज़्यादा होने लगता है और वो हम की आवाज़ आने लगती है। या फिर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक स्ट्रे जो होता है, स्ट्रे मतलब बहुत दिन से मैं मतलब पड़ा हुआ है, बहुत समय, बहुत लंबा टाइम हो गया उसको, अचानक स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा बियर नहीं कर पाता करंट की इंटेंसिटी को, या फिर आसपास बहुत ज़्यादा मैग्नेट होने की वजह से उसकी मैग्नेटिक क्षमता जो होती है कम हो जाती है स्पीकर की। इस वजह से भी वो क्या होता है, अच्छे से आवाज़ नहीं करता और हम का साउंड करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आज पढ़ेंगे। और फीडबैक, ठीक है, यही होता है। नॉर्मली फीडबैक क्या होता है? फीडबैक ध्यान समझिएगा, हम बात करने जा रहे हैं फीडबैक की। फीडबैक, फीड करना वापस, बैक मतलब वापस, फीड करना वापस। ठीक है, फीडबैक इसी को बोलते हैं। इसके डेफिनेशन को समझने से पहले समझिए। ठीक है, a fraction of output, fraction का output, a fraction of output is taken and given to the input of its own transistor. ठीक है, नहीं समझ में आया? The output taken from the transistor and its fractional part is again given back to as its input is known as a feedback. ठीक है, छोटे से इसका छोटे से पार्ट को जो है कि हम फिर से इसी को वापस में जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? फीडबैक। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, मोटर की बात करते हैं। सेल्फ इंडक्शन आपने पढ़ा होगा, सेल्फ एक्साइटेशन, सेल्फ एक्साइटेशन, सेल्फ एक्साइटेशन डीसी मोटर या डीसी जनरेटर पढ़ा है। सेल्फ एक्साइटेशन में क्या होता है कि पहले वो बैटरी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म से क्या होता है कि थोड़ा सा जनरेटर चलता है तो थोड़ा सा उसमें बिजली पैदा होती है, तो थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट हो जाए, पोल जो होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। फिर जैसे ही जनरेटर चलने लगता है तो जनरेटर का थोड़ा सा जो होता है करंट उस पोल को दे दिया जाता है, उस पोल को दे दिया जाता है उसके, उससे क्या होता है सेल्फ एक्साइटेशन। और जनरेटर खुद जो है कि अपने पोल्स को क्या करता है, एक्साइट करता है, एनर्जाइज करता है, और उसको क्या है कि नेगेटिव और नॉर्थ और साउथ पोल में बनाता है, जिससे कि जनरेटर चले तो उसमें बिजली पैदा हो, फ्लक्स कटेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, फीडबैक दे रहा है वहाँ पे कैसे फीडबैक दे रहा है? पहले भैया मान लो यार तो 2 वोल्ट था इसका बैटरी, उसका सेल्फ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिज्म देखो। अब जनरेटर चला, इसको थोड़ा करंट दिया, क्योंकि इसी की वजह से जनरेटर में ज़्यादा करंट पैदा हो रहा है, क्योंकि मैग्नेट नहीं होगा तो मोटर कितना भी घुमा लीजिए, रोटर घुमा लीजिए, करंट आएगा नहीं, फ्लक्स कटेगा नहीं। तो जब ये थोड़ा सा 2 वोल्ट का तो थोड़ा सा वोल्टेज रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोटर घूमने पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, करंट बनता है। उसी करंट का छोटा सा पार्ट जो है कि उसको फिर से देते हैं ताकि ये मैग्नेट सेल्फ रेसिडुअल ज़्यादा बढ़ के ये 4 वोल्ट हो जाए या 10 वोल्ट हो जाए। ठीक है, ये 4 वोल्ट हो जाए या 10 वोल्ट हो जाए, तो इससे और ज़्यादा हमें वोल्टेज मिले। ठीक है, तो इसी को बोलते थे फीडबैक। वहाँ फीडबैक देखा था, लेकिन फीडबैक हमें क्या बोला, सेल्फ एक्साइटेशन। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसी चीज़ को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक। ठीक है, फीडबैक यहाँ भी कर रहे थे, फीडबैक यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है, मोटर मैंने पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पर। डेफिनेशन को देख लिया। फीडबैक 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, दोनों का अलग अलग प्रोसीजर है, दोनों का इस्तेमाल। नेगेटिव फीडबैक जो है कि हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिस्टर में डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए। पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करते हैं हम क्या, ऑसिलेशन में, जिससे कि क्या होता है हमको और ज़्यादा ऐसे एसी, डीसी से एसी बनाने में एसी ज़्यादा अमाउंट में एसी की फ्रिक्वेंसी मिले, जिसकी वजह से हम एसी को प्रॉपर वे में बना पाएँ। ठीक है, आइए बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक के बारे में। पॉजिटिव फीडबैक फिगर आपके सामने, एम्पलीफायर है,
ये सिग्नल दे रहे हैं, एम्पलीफायर है, ये आउटपुट मिला, ये सिग्नल दे रहे थे, देख रहे फेज में था, ये आउट ऑफ फेज हो गया, ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर एक एम्पलीफायर लगाएंगे आउट ऑफ फेज होगा 180 डिग्री हो जाएगा, दो एम्पलीफायर लगाएंगे तो सेम फेज में होगा, इवन में रहेगा तो सेम फेज में, ऑड में रहेगा तो 180 फेज में रहेगा, ठीक है। फेज डिफरेंस 180 चलेगा। यहाँ हमने सिग्नल दिया, यहाँ मुझे आउटपुट मिला, देखने बड़ा मिला, सिग्नल छोटा था, एम्पलीट्यूड इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा बड़ा, यानी हमको एम्पलीफाई होकर मिला, ठीक है। चलिए जब मैं सिग्नल दिया तो एम्पलीफायर था, मतलब एम्पलीफायर, ठीक है, एम्पलीफाई हुआ, इतना बड़ा मिला, लेकिन इसी का कुछ पार्ट हमें जो है कि इसको फिर से दिया हमने, ठीक है, फिर से हमने फीड कर दिया, इसी का कुछ आउटपुट का जितना मिल रहा था उसका छोटा सा पार्ट हमने क्या है कि फीडबैक नेटवर्क के से फीड कर दिया इसमें, फिर से यहाँ ये सिग्नल में, जो सिग्नल यहाँ से मिल रहा है, जो सिग्नल यहाँ से मिल रहा है, हमने यहाँ पे फिर से क्या फीड कर दिया, ठीक है। और जब हमने फीड किया तो ये ऐसा यहाँ पे अरेंजमेंट था, यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि इसका फेज डिफरेंस भी 180 डिग्री हो, जो हम दे रहे हैं आउटपुट में, जो आउटपुट में मिल रहा है हमको 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर एक ट्रांजिस्टर लगा देते हैं कि फिर से वो ट्रांजिस्टर की वजह से क्या होता है कि उससे और इससे क्या होता है 180 डिग्री फिर से आउट ऑफ फेज हो जाता है, और जिसके कारण ये दोनों सेम फेज में हो जाते हैं, ठीक है। यानी इसमें जब ये एक ट्रांजिस्टर लगाने की वजह से क्या होता है, या और नंबर ट्रांजिस्टर लगाने से क्या होता है कि 180 डिग्री का अंतर आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाते हैं तो फिर यहाँ इसको देता है, फिर 180 डिग्री का इसके और इसके में अंतर आ जाता है। लेकिन जब 180 डिग्री का इसके में, 180 डिग्री इसके में, तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में क्या होगा, इन फेज हो जाएंगे, सेम फेज में हो जाएंगे। तो जो इसका पॉजिटिव वाला है उसको ये पॉजिटिव वाला देता है, और इसका नेगेटिव वाला उसको नेगेटिव वाला देता है, और दोनों मिलकर जोड़ देता है, ऐड कर देता है। ऐड करने से क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ने से फिर से क्या होता है, ये और ज़्यादा बढ़ जाता है इसका आउटपुट, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक, सब कुछ वही है, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। इसका इस्तेमाल करते हैं ऑसिलेशन में, ठीक है। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे इसका पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। ये था इसका पॉजिटिव फीडबैक का प्रिंसिपल, कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डिज़ायर फ्रिक्वेंसी हम चाह सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक का क्या है, एनी डिज़ायर फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है, डीसी से एसी हम बना सकते हैं, एनी डिज़ायर फ्रिक्वेंसी पे हम डीसी से एसी बना सकते हैं। एक चीज़ और, अगर गेन ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो डिस्टॉर्शन भी ज़्यादा होगा। तो गेन कम करेंगे, एफिशिएंसी कम करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाने से क्या होगा फ्रेंड्स कि वो डिस्टॉर्शन कम होगा। तो देखते हैं नेगेटिव फीडबैक के बारे में। नेगेटिव फीडबैक देखिए, फिगर वही है, एम्पलीफायर लगा हुआ है, हमने जो एक छोटा एम्पलीट्यूड का इसमें जो है कि सिग्नल दिया, उसको एम्पलीफाई करके बड़ा एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल हो गया, उसको एम्पलीफाई हो गया वो, ठीक है। एम्पलीफाई होने के बाद फिर से वो फीड करता है, उसका छोटा सा पार्शियल फ्रैक्शन जो था, प्रोपोर्शनल छोटा सा पार्ट जो है इसका आउटपुट का इनपुट इसका देता है फीडबैक करने के लिए, इसमें इस फीडबैक नेटवर्क से इसमें देता है। लेकिन यहाँ पे ये अब जो नेगेटिव फीडबैक पढ़ रहे हैं हम लोग, नेगेटिव फीडबैक जो ये जो होता है इसमें रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है, रेजिस्टेंस का, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूज़ किया था, वो रेजिस्टेंस कैसा होता है, एक ऐसे ऐसे होगा, एक ऐसे ऐसे होगा, दोनों ऐसे करके जोड़ दिया जाता है। मैं इसका फिगर दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि आउट ऑफ फेज 180 डिग्री होता है इनपुट फेज के कंपैरिजन में, तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि सेम जो फेज है वही फेज को यहाँ भी मिलता है, जो हम देते हैं फीडबैक। और फीडबैक देने की वजह से जो फेज सेम फेज नहीं मिल पाता है इसके कंपैरिजन, क्योंकि ये और ये सेम फेज हो जाता है, ये और ये सेम फेज होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिस्टर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस लगने से क्या होता है, फेज चेंज नहीं होता है, फेज चेंज सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर से होता है, ठीक है। तो देखिए, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, माइनस प्लस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो कटेगा, एक दूसरे को कटेगा ही, ठीक है। तो वो डिफरेंस आ जाता है, तो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देता है, उनकी वैल्यू को क्या करता है, वो डिफरेंशियल कर देता है, यानी काट देता है, ठीक है। अगर ये 10 है, ये 1 दे रहा है, ये 9 हो जाएगा, ये 10 है, ये 5 दे रहा है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, उससे हम समझते हैं, ठीक है। उसके जो नेगेटिव फीडबैक, इसका काम, इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या इस्तेमाल क्या है कि डिस्टॉर्शन को कम करता है। डिस्टॉर्शन को कम करने के साथ साथ इम्पीडेंस मैचिंग बहुत बढ़िया करता है, यानी इनपुट इम्पीडेंस को बढ़ाता है, आउटपुट इम्पीडेंस को कम करता है, स्टेबिलिटी ऑफ इम्पीडेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। यानी इम्पीडेंस मैचिंग के लिए बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखते हैं, फिर पूछेंगे कि नेगेटिव फीडबैक ये वाली में सेम फेज में क्यों होता है, क्योंकि जो फीडबैक नेटवर्क होता है वो रजिस्टिव होता है, ठीक। एग्जाम पूछ सकता है, पूछा नहीं अभी तक। देखो, मान लो सिग्नल है, ये सिग्नल है 101 मिली वोल्ट का, ये दे रहा है 101 मिली वोल्ट का सिग्नल दे रहा है, ठीक है, मिली वोल्ट
101 मिली वोल्ट का क्या ये सिग्नल दे रहा है, ठीक है। ये 101 मिली वोल्ट का सिग्नल दे रहा है और इसको जो मिल रहा है उसके अंदर 10, कितना 10, इसको मिल रहा है 10 वोल्ट, ठीक है। इसको मिल रहा है 10 वोल्ट, ठीक है। चलो, लेकिन इसका कुछ पार्ट यानी इसको ये जो दे रहा है इसको ये जो वापस 10 वोल्ट में से कुछ पार्ट जो है उसको फिर से फीडबैक करने के दे रहा है, वो कितना है उसकी अमाउंट, वो है 100 मिली वोल्ट, 100 मिली वोल्ट। अब ये 100 मिली वोल्ट है, 101 मिली वोल्ट दे रहा है, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है दोनों को ये नेगेटिव फीडबैक इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव होता है, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 मिली वोल्ट। तो नेगेटिव फीडबैक होने से क्या होगा, अब जो इसको सप्लाई मिलेगा क्या मिलेगा 1 मिली वोल्ट। अब 1 मिली वोल्ट मिलेगा तो 10 जो वोल्ट मिल रहा था वो घट जाएगा और कम हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा करते हैं, ठीक है। अभी कुछ याद आता दिमाग से उतर गया, ये 1 मिली वोल्ट हो गया, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा और बढ़िया समझते हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो 10 मिली वोल्ट दिए हैं ना, 10 मिली वोल्ट जो देते हैं इसको बोलते हैं क्या, एमवी से बोलते हैं, एमवी, ठीक है। एमवी में इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल फीडबैक, फ्रैक्शनल फीडबैक, ठीक है। एमवी से डिनोट करते हैं। पहले इसका गेन कितना था, ए भी था, पहले कितना गेन था, ए भी था। फीडबैक लगाने के बाद गेन कितना हो गया तो वो निकालते हैं, तो उसको क्या, इसको बोलते हैं गेन विदाउट फीडबैक, ठीक है। एक होता है ए बी एफ, गेन विद फीडबैक, गेन विद फीडबैक। वी हो गया तो वोल्टेज हो गया, आई लग जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट गेन हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको। चलिए एक चीज़ और, जब करंट गेन निकालते हैं, जब करंट गेन के बारे में बात कर रहे हैं, जब वोल्टेज गेन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो करंट गेन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, और जब करंट गेन के बारे में बात करेंगे तो वोल्टेज गेन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये जब फीडबैक नहीं रहता है डायरेक्ट सप्लाई जा रहा होता है, ठीक है। तो जब ये फीडबैक सर्किट नहीं रहता तो डायरेक्ट सप्लाई जा रहा होता है, इसमें कोई क्लोज लूप नहीं बनता है। जब क्लोज लूप नहीं होता है तो इसको बोलते हैं ओपन लूप सर्किट, ठीक है। लेकिन जब फीडबैक सर्किट होता है तो एक लूप बन जाता है, जैसे देख रहे हैं आप, लूप मतलब क्लोज नेटवर्क। तो लूप बनने से क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज लूप सर्किट, ठीक है। फीडबैक समझ में आया। अब बात करते हैं एमवी की। इस एमवी की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शनल आउटपुट वोल्टेज फीडबैक, ठीक है। फ्रैक्शन आउटपुट वोल्टेज जो होता है क्या होगा, तो कितना मिल रहा है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जितना दे रहे हैं अपन आउटपुट, जितना इसको फीड कर रहे हैं, फीड अपॉन में आउटपुट, जिसे याद रखें, फीड अपॉन में आउटपुट। फीड कितना कर रहा है, 100 मिली वोल्ट, और आउटपुट कितना 10 वोल्ट, काट दीजिए 0.01। ये क्या आ गया इसका, एमवी की वैल्यू फ्रैक्शनल फीडबैक, यानी हम 0.01 इसके कंपेयर में देखा जाए तो 0.01% हम फीड कर रहे हैं, ठीक है। इसके कंपेरिजन निकालते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और गेन, फीडबैक गेन क्या होगा, फीडबैक गेन क्या होगा, आउटपुट अपॉन आउटपुट, फीडबैक गेन, गेन विद फीडबैक, गेन विद फीडबैक क्या होगा, आउटपुट कितना मिल रहा है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। आउटपुट कितना दे रहे हैं 10 वोल्ट, इनपुट कितना है 101 वोल्ट मिली वोल्ट, 10 की पावर माइनस था नीचे, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको देखो 100 हो जाएगा, यानी 100 आराम से, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज थे जिन्हें हमें समझना था, और ये जो हम समझ गए हैं इसी को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ये प्रिंसिपल हमारा काम कर रहा होता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, काम कर रहा होता है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। ये प्रिंसिपल हमारा काम कर रहा होता है। आइए हम एक कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, फीडबैक नेटवर्क, जो इससे पैरेलल हो, इससे सीरीज होता है और इसके पैरेलल होता है, कैसे होता है आइए उसको। फिगर देख रहे हैं, फिगर देखो, सिग्नल है, इनपुट दे रहा है, आउटपुट मिल रहा है 10 वोल्ट, तो यहाँ ये इसके पैरेलल में जितना यहाँ मिलेगा पैरेलल में तो इसको उतना ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। चलो लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये
पॉजिटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और ये पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। मैं क्या समझाना चाह रहा था वो समझो। ये सिग्नल है, सिग्नल का पॉजिटिव वाला ये पार्ट है, ये वाला वायर पॉजिटिव है, ये वाला वायर नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन ये वाला वायर जो नेगेटिव है ये फीडबैक नेटवर्क के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला वायर जो नेगेटिव है वो फीडबैक के पॉजिटिव सर्किट से जुड़ा हुआ है, यानी कि इनपुट और फीडबैक क्या होगा, सिग्नल का इनपुट और फीडबैक क्या होगा, सीरीज में होगा। इनपुट प्लस नेटवर्क सर्किट जो होगा एनसी, फीडबैक सर्किट जो होगा, फीडबैक सर्किट क्या होगा, वो सीरीज में होगा, ठीक है। क्योंकि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि ऐसे जोड़ देते हैं, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसलिए कि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव जुड़ा होता है, यही वाला नेगेटिव इसके पॉजिटिव जुड़ा, यानी क्या है वो सीरीज कनेक्शन है। क्या है वो, सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये वाला इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से, यानी जो आउटपुट है वो क्या है, यानी आउटपुट प्लस फीडबैक नेटवर्क या फीडबैक सर्किट पैरेलल है, ठीक है, क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये और ये पैरेलल है, लेकिन ये और ये क्या आपस में क्या है कि वो क्या है, ये और ये आपस में क्या सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब ये देखिए इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव, ठीक। इसका जो इनपुट है, ये जो इनपुट है क्या, इसका इनपुट इसके कंपेरिजन में क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, बात समझ में आई, ठीक है। ये चीज़ आ गया, आउटपुट और ये पैरेलल में है, इनपुट और ये क्या है, सीरीज में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेटवर्क फीडबैक का इस्तेमाल क्यों करते हैं, डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करता है, इम्प्रूव करता है बैंडविड्थ को कैसे इम्प्रूव करता है देखेंगे हम लोग। फ्रिक्वेंसी को भी इम्प्रूव करेगा, लो फ्रिक्वेंसी को घटाएगा, अपर फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग आज ही, और इम्प्रूव करेगा इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस को, ठीक है। ये कहते हैं क्या होता है, ठीक है। ये था इसका कुछ पार्ट, गेन ऑफ नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। कुछ फार्मूलेज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको क्या उसको बोलते हैं, बोलते हैं आप, कुछ फार्मूला है, आई देखते हैं किस फार्मूला इसको, ठीक है। ध्यान समझिएगा, फार्मूला ध्यान समझिएगा, ठीक है। मैं सब फार्मूला करना मालूम है आपको, क्या को अच्छे से देखें, दिक्कत ना हो। ये फिगर बहुत बड़ा बन जाए, ठीक है, यहाँ स्पेस यहाँ लिखेंगे। तो फार्मूला को देखते हैं, फार्मूला क्या है, इसको जो मिल रहा होता है उसको बोलते हैं ई नॉट, इसको जो आउटपुट मिल रहा होता है उसको बोलते हैं ई नॉट, ये जो दे रहा होता है उसको बोलते हैं ई जी, स्मॉल में ई जी फॉर जनरेट, EMF या वोल्ट को जनरेट करना, ठीक है। अब इसका कुछ पार्ट इसको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो ई नॉट इंटू एम बी, ई नॉट अपॉन में एम बी, ठीक है। मान लो 1.1 मिल रहा है, 0.1 से उतना मल्टीप्लाई करें जितना होगा उतने, तुम जितना मान लो उसको 10% मिला, एम बी कितना परसेंटेज 10% मिल रहा है, जितना उसका होगा वैल्यू उसमें 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल अमाउंट निकल जाएगा, एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगा एम बी का, ठीक है। इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, ई नॉट अपॉन में ई नॉट इंटू एम बी, कोई दिक्कत नहीं है, चलो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे जो गेन मिल रहा है ई नॉट, ये ए वी होने के बाद मिला, यानी ये 10 दे रहा है वोल्ट और इसको 100 मिल रहा है, तो कैसे मिल रहा है, यानी इसका गेन क्या होगा, ए वी क्या होगा, 10 होगा, और ये 10 दे रहा है, दोनों मल्टीप्लाई होकर 100 मिल रहा है, ठीक है। तो गेन का कितना परसेंटेज है, गेन कितना टाइम्स बढ़ रहा है, और इसका मल्टीप्लाई होकर तो ई नॉट मिलेगा, समझ में आया। चलो अब ई नॉट की वैल्यू देखते हैं, ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो ई जी इंटू ए वी होगा, ई जी इंटू ए वी होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना।
लेकिन ये तब होगा जब गेन नहीं हो रहा होगा, मतलब ये फीडबैक सर्किट नहीं हुआ होगा तब ये आएगा। लेकिन जब फीडबैक सर्किट भी हो जाएगा तो इसमें से ये वाला वोल्टेज जो इसमें हो रहा है तो ठीक है, उसको घटा लेंगे, क्या उसको घटा लेंगे, क्योंकि फीड कर रहा है तो उसकी वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्या घटाएंगे, ए बी इंटू ई, सॉरी इसे कर लेंगे ई जी माइनस ई नॉट एम बी, और ये क्या होगा ए बी। समझ में आया, नहीं समझ आया तो देख, मान लो फीडबैक सर्किट नहीं है, यहाँ से नहीं है, ये इन्होंने 10 दिया, उन्हें 100 मिला, क्योंकि गेन ए भी क्या है, गेन जो है वोल्टेज गेन 10 हो रहा है, और 10 गुणे 10 100 हो गया, ठीक है। लेकिन जब फीडबैक सर्किट लगा दिए तो ये वाला पार्ट जो है इसमें से घट जा रहा है ना, ये ईजी में से इतना पार्ट तो घट जा रहा है क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है। इतना घटाने के बाद जो आएगा, हम इतना ईजी में से इतना घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें जो गेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक्चुअल नॉट पता चलेगा विद फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक जब करेंगे तब, ठीक है। तो हमने इसको पाने के लिए इसमें से पहले इसको घटा लिया, क्योंकि ये इसकी वैल्यू को कम कर दे रहा है, कितना कम कर, इतना कम कर रहा है, कितना कम कर दिया। अब इतना कम करने के बाद एक्चुअल इसकी वैल्यू हुई उसमें हम इसके गेन से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको पता चल गया कि नेगेटिव फीडबैक ई नॉट विथ नेगेटिव फीडबैक कितना है, ठीक है। ये हमारा आउटपुट हो गया। अब यहाँ से कोई सब कुछ क्लियर है, यहीं से हम क्या डिराइव करते हैं। ई नॉट है, ई नॉट है, दोनों में ए बी लगाइए, ई नॉट ई जी ए बी ई नॉट एम बी ए बी, इसको इधर लेके आना, उसको लेके जाना है, ठीक है। तो इसको लेके आ इधर ई नॉट प्लस ई नॉट एम बी ए बी इक्वल टू ई जी ए बी। यहाँ से ई नॉट कॉमन लीजिए, ई नॉट कॉमन ले लिया है तो हो गया क्या 1 प्लस एम बी ए बी, ठीक है। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट, ये होता है ना, आउटपुट अपॉन में इनपुट। चलो ई जी ए बी, ई जी अपॉन में ए बी है, ए बी ई जी ए बी है, ठीक है। चलो यहाँ से देख लिया, अब यहाँ देखते हैं, ठीक है। चलो क्या था, ई नॉट 1 प्लस एम बी ए बी इक्वल टू ई जी ए बी, ठीक है। देखो इसको, ये हमारा आउटपुट है, इनपुट है, इसको जो है ना उसको ले जाओ, यानी ई नॉट अपॉन में ई जी इक्वल टू ए बी अपॉन में 1 प्लस एम जी ए यू, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये आउटपुट अपॉन में इनपुट, ये हमारा गेन हो गया। कौन सा गेन हो गया, गेन विथ फीडबैक, यानी इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं किससे, इसको डिनोट करते हैं इससे, ए बी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी 1 प्लस एम बी ए बी, 1 प्लस एम बी ए बी, ठीक है, विथ नेगेटिव फीडबैक। समझ में आया, क्लियर है सब कुछ। और ए बी की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट अपॉन में ई जी, ई नॉट अपॉन में ई जी, ठीक है। ये ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे कि करंट का गेन जो है, सॉरी वोल्टेज का जो गेन है कितना घट रहा है, 1 अपॉन में एम बी ए बी के फैक्टर से घट रहा है, ठीक है। यानी ये इतना ज़्यादा डिवाइड हो रहा है, इतना ज़्यादा फैक्टर से घट रहा है, ठीक है। क्या घट रहा है, उसका गेन घट रहा है विथ फीडबैक, ठीक है। फिर क्वेश्चन कर लिया जाए, क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन हो जाएंगे, आराम से होंगे, जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू रख के सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन से, ठीक है। एडवांटेज बात करते हैं, एडवांटेज की, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों की बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, वोल्टेज का नेगेटिव फीडबैक होता है, उसका क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। गेन स्टेबिलिटी की बात करते हैं। गेन स्टेबिलिटी क्या है, गेन स्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या है कि जो इंजीनियर, जो हमको पता है कि ए बी एफ जो होता है फीडबैक गेन जो होता है क्या होता है, अभी हमने देखा 1 प्लस एम बी ए बी, अभी हमने क्या उसको डिराइव किया था, ठीक है। चलो जो इंजीनियर्स होते हैं ना, जो डिज़ाइनर होते हैं, जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाते हैं,
वो क्या करते हैं कि एम बी ए बी की वैल्यू जो होती है, एम बी ए बी का जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो वैल्यू होती है एक से बहुत ज़्यादा होती है। एक से बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इंजीनियर इस एक की वैल्यू को हटा देते हैं और एग्जैक्टली जो बचता है वो क्या बचता है, ए बी एम बी और ए बी से भी कट जाता है और बचता है क्या, 1/में एम बी। इंजीनियर्स जो होते हैं मोस्टली क्या करते हैं, एम बी पे फोकस करते हैं, यानी जितना ज़्यादा हम उसमें उसका आउटपुट का कुछ पोर्शन निकाल के इनपुट में देते हैं वैसा ही उसका एम्पलीफायर का बिहेवियर होता है। ज़्यादा अमाउंट देंगे तो ज़्यादा ज़्यादा घट जाएगा और ज़्यादा गेन कम हो जाएगा, कम देंगे तो गेन बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो ये समझ में आया। इसी को बोलते हैं क्या, स्टेबिलिटी। ठीक है, गेन स्टेबिलिटी। अब गेन स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रहेगा, तो भाई जितना ज़्यादा उसमें हम देखो क्या इनपुट है हमने दिया, उसने लिया, फिर उसी को वापस हमने दिया। ठीक है, ध्यान होगा, हमने दिया आउटपुट में उसका कुछ पोर्शन हमने दिया, कुछ पोर्शन हमने वापस किया। मान लो ये 100 दे रहा है, इसको मिल रहा है 10,000। ठीक है, इसमें से इसको दे रहा है 1,000 या इसको दे रहा है 200 या दे रहा है कितना, 60। ठीक है, ये हो जाएगा, इसकी दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा आउटपुट कैसा मिलेगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा, ये यहाँ देखो ए बी एफ इक्वल टू 1/mv। इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और इसी की वैल्यू कम करना हमें, इसी वैल्यू कम करने से क्या होगा कि हमारा फ्रिक्वेंसी नहीं होगा, डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक है, बैंडविड्थ डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक है, इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस इनपुट इम्पीडेंस भी दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो ये स्टेबल रहेगा। मान लो टेम्परेचर बढ़ गया या अदर कुछ रीज़न है वो बढ़ गए, ठीक है, तो क्या होगा, करंट बढ़ने लगेगा। तो करंट बढ़ने से क्या होगा कि इसकी वैल्यू तो बढ़ेगी भैया, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये इसको देगा, तो ये तो उसको लेने वाला उतना ही है, तो मान लेने वाला 1000 ही है। तो कुछ पोर्शन इसमें जो पोर्शन पहले कम लिया था, ये ज़्यादा होने से इसमें पोर्शन ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा मिलेगा तो इसको ज़्यादा देगा, ज़्यादा इसको घटा देगा। ये ज़्यादा, ये दोनों आपस में क्या होता है, आउटफेज होता है। तो सब्ट्रैक्ट करेगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू को घटाएगा, इसकी ज़्यादा वैल्यू घटाएगा तो इसका आउटपुट भी कम हो जाएगा, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, तो स्टेबल कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, तो इसको बोलते हैं कि गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, दूसरा पार्ट है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि जो भी स्टेबल होता है या अच्छा खासा फ्रिक्वेंसी रेंज मिलता है, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। क्यों फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है उसको भी देखिए, क्या है फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स वो मिलता है, अभी देखते हैं। और ये करंट गेन वोल्टेज गेन दोनों की पढ़ा रहा हूँ, ये जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ा रहे हैं करंट गेन और वोल्टेज दोनों में होता है। वो कैसे रहेगा, बैंडविड्थ जो होता है ना, बैंडविड्थ विद फीडबैक। ठीक है, वो क्या होता है, बैंडविड्थ विदाउट फीडबैक इनटू 1 + MVAB। 1 + MVAB यानी 1 + MVAB के फैक्टर से ये बैंडविड्थ बढ़ रहा होता है। ठीक है, करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों में ऐसा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, बैंडविड्थ बढ़ गया, बैंडविड्थ बढ़ने का मतलब यहाँ देखते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ बैंडविड्थ है। ठीक, यहाँ से यहाँ बैंडविड्थ है, चौड़ाई इसकी जो है, विड्थ जो है, जो रेडियो पहले ज़माने में सुनते थे, रेडियो ज़माने में पहले जो हम ऐसे घुमाते थे तो उसमें ऐसे स्केल बना होता था, एक ऐसे तार ऐसे घूमता रहता था, ये रेडियो होता था वो ऐसे घूमता रहता था, ऐसे घुमाने के। ठीक है, अभी भी नहीं देखते हैं, मोबाइल में जो रेडियो होता है उसको सर्च करते हैं तो ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक है, वो स्केल जो होता है ये बैंडविड्थ पे सर्च करता है। ठीक है, मान लो 98.5 रेड FM बजाते रहो। ठीक है, 98.5 रेड FM यहाँ पे। तो पहले क्या होता था कि जब ये नेगेटिव फीडबैक नहीं लगाते थे तो इतना ही दूर में जो होता पकड़ता था। ठीक है, इतना ही दूर में रेड FM यहाँ से यहाँ तक नहीं पकड़ता था। लेकिन जब बैंडविड्थ और नेगेटिव फीडबैक कर दिए तो इसकी वैल्यू बढ़ गई बैंडविड्थ की, अब यहाँ से यहाँ तक नहीं पकड़ रहा है। यहाँ जा रहे तो भी हल्का फल्का दाना सुनाई देने लगता है, विस डिस्टॉर्शन, लेकिन थोड़ा सा जैसे इधर बढ़ रहे होते हैं, जैसे इधर बढ़ रहे होते हैं उसका डिस्टॉर्शन कम होने लगता है, नॉइज़ कम होता है और क्लियर नॉइज़ सुनाई देता है। जबकि बिना फीडबैक के यहाँ पे कुछ नहीं सुनाई देता था, सिर्फ यहाँ से हल्का सा नॉइज़ सुनाई देता था, फिर धीरे धीरे यहाँ बढ़ते थे तो एग्जैक्ट पॉइंट पर जाते गाना सुनाई देता था। ठीक है, क्लियर आवाज़ सुनाई देती थी, तो बैंडविड्थ बढ़ जाता था। क्यों, इस फैक्टर से बनता था। इस फैक्टर को जानते क्या बोलते हैं,
1 प्लस एम बी ए बी को क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस फैक्टर बोलते हैं, सेक्रीफाइस फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, सेक्रीफाइस फैक्टर क्यों बोलते हैं, सेक्रीफाइस फैक्टर इसलिए बोलते हैं कि ये डिस्टॉर्शन को सेक्रीफाई कर देता है। ठीक है, डिस्टॉर्शन को सेक्रीफाइस कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस फैक्टर बोलते हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो आप बोल दीजिएगा सेक्रीफाइस फैक्टर। ठीक है, ये समझ आप बैंडविड्थ। अब मैं ये बताओ, जो हमको यहाँ पे सुनने के लिए फ्रिक्वेंसी ज़्यादा देना पड़ता था, लेकिन अब यहीं से सुनाई देने लगा, यहाँ से। तो लो फ्रिक्वेंसी पे भी हमने और हाई फ्रिक्वेंसी दोनों के बीच में जो होता है, तो फ्रिक्वेंसी कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुनाई देगा। फ्रिक्वेंसी की जो लेवल भी वो भी बढ़ गया, रेंज फ्रिक्वेंसी की, पहले फ्रिक्वेंसी के लिए यहाँ से यहाँ तक था, यानी यहाँ से यहाँ तक था, और फ्रिक्वेंसी के लिए यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, फ्रिक्वेंसी का रेंज क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, स्टेबलाइज हो गया, इम्प्रूव हो गया है। तो बैंडविड्थ जो होता है या फ्रिक्वेंसी क्या होता है, चेंज होता है और अच्छा इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो बैंडविड्थ स्टेबिलिटी भी हो गया, ये इम्प्रूव बैंडविड्थ हो गया, इसके एडवांटेज है। ठीक है, ये इम्प्रूव फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कह सकते हैं, इम्प्रूव फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। रिड्यूस लीनियर नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, रिड्यूस करता है नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को। डिस्टॉर्शन कैसे रिड्यूस करता है, अभी मैंने बताया ना, जैसे ये बढ़ा दिया, इसका एरिया बैंडविड्थ बढ़ा दिया, डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो डिस्टॉर्शन का फॉर्मूला होता है, डिस्टॉर्शन का फॉर्मूला होता है DF इक्वल टू DV अपॉन में 1 प्लस MVAB। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना कम डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू सेक्रीफाइस फैक्टर की वैल्यू जितना ज़्यादा हम बढ़ा देंगे तो उसकी ज़्यादा इसकी जो डिस्टॉर्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, डिस्टॉर्शन का कम होगा। और नॉन लीनियर देख रहे हैं, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, जो होता है कि हमारा जो है कि मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंक्रीज सर्किट स्टेबिलिटी, जो गेन स्टेबिलिटी मैंने बताया था उसी में सर्किट स्टेबिलिटी बता दिया। मान लो का टेम्परेचर बढ़ गया, कुछ और रीजन से बढ़ गया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया, जब टेम्परेचर बढ़ने से करंट बढ़ गया, तब भाई जो इनपुट है वो भी बढ़ जाएगा। इनपुट क्यों भाई, इनपुट क्यों बढ़ रहा है, इनपुट क्यों बढ़ रहा है, आउटपुट करंट बढ़, टेम्परेचर बढ़ने से आउटपुट बढ़ जाएगा, हाँ सर, टेम्परेचर बढ़ने से आउटपुट बढ़ जाएगा। अब आउटपुट बढ़ जाएगा तो भाई जो हम लेने वाला जो आउटपुट जो लोड है उसको तो कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, उतना जल जाएगा उसका खुद। ठीक है, तो उस वोल्टेज को कैसे ऑटोमेटिकली कम करेंगे, नेगेटिव फीडबैक लगा देते हैं। नेगेटिव फीडबैक लगाने से क्या होता है फ्रेंड्स, कि वो जो वोल्टेज होता है वो जितना बढ़ रहा होता है एक्स्ट्रा वो दे देते हैं क्या, इनपुट में। और इनपुट क्या करता है, सिग्नल के वोल्टेज को सप्रेस कर देता है, घटा देता है, जैसे कि आउटपुट अपने आप मेंटेन हो जाता है, कम हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस, इनपुट आउटपुट। इनपुट में क्या होता है, ठीक है, इनपुट में क्या होता है, इसका जो है कि इम्पीडेंस जो है बढ़ जाता है। ठीक है, देखो इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, गैस लगा देते हैं। इम्पीडेंस इनपुट 1 प्लस MVAB। ठीक है, ये इनपुट इम्पीडेंस होता है। आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, Z आउट क्या होगा, Z आउट अपॉन 1 प्लस MVAB। ठीक है, तो देखो इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, सेक्रीफाइस फैक्टर से बढ़ जाता है, और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, सेक्रीफाइस फैक्टर से क्या होता है, घट जाता है। ये किस में होता है, वोल्टेज गेन में। क्या होता है, वोल्टेज गेन में। इट ऑल बिकम इन वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन में इनपुट इम्पीडेंस नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, बढ़ जाता है, और आउटपुट फीडबैक आउटपुट में क्या होता है, घट जाता है वोल्टेज गेन में। ठीक है, और ये करंट गेन जब होगा तो रिवर्स हो जाएगा, इसमें घट जाएगा, उसमें बढ़ जाएगा, हम दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फीडबैक सर्किट की। फीडबैक सर्किट कैसे काम कर रहा है, तो बड़ा सिंपल सा है, मैं दिखा देता हूँ। फीडबैक सर्किट की बात करें, इस सर्किट के बारे में बात करें तो डब्बे को हमने खोला, डब्बे को हमने खोला, एक रेजिस्टेंस R2 एक रेजिस्टेंस R1 हमें देखा जो आपस में पैरेलल में होते हैं। किस वाले वायर से जुड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, R2 होता है। किस वाले पैरेलल से जुड़े होते हैं, इन दोनों से जुड़े होते हैं, क्या होते हैं, R1 होते हैं। ठीक है, समझ में आया। जो हमको फीडबैक मिलता है इस R1 वोल्टेज के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, ड्रॉप होता है, वही वोल्टेज इसको फीडबैक में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होता है क्या होता है,
एम बी ई नॉट होता है, जितना ई नॉट एम बी वैल्यू, यही वोल्टेज, यही फिगर, यहाँ जो वोल्टेज होता है पैरेलल में, यहाँ जो वोल्टेज होता है पैरेलल में, ठीक है ना, यहाँ जो वोल्टेज होता है पैरेलल में, वही इसको मिल रहा होता है, क्यों मिलता है, ठीक है, वही उसको मिलता है, ठीक है। अब ध्यान समझिए, ठीक है, ये समझ आया। चलो एम डी का फॉर्मूला क्या होता है, फीड जितना करते हैं, फीड जितना किए और उतना आउटपुट मिला, आउटपुट मिला ई नॉट, आउटपुट मिला ई नॉट, चलो ठीक है, तो आउटपुट हमारा ई नॉट है, ठीक है। फीड देखते हैं, फीड कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, ठीक है, R1 की R1 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, R1 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, R1 इंटू ई नॉट अपॉन में R1 प्लस R2, यही तो होगा R1 के क्रॉस वोल्टेज, वही तो दे रहा है, ठीक है, ये समझ में आया। वो भी मल्टीप्लाई नहीं, अभी इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तो निकालना है, वही बस R1 की वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज ई नॉट की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। ई नॉट इसको कितना देगा, इसको वैल्यू मैं पुट कर दूँ, R1 ई नॉट अपॉन में R1 प्लस R2, ई नॉट कर दिया जाएगा, नहीं R1 प्लस R2 हमारा एम का फार्मूला हो जाएगा। नया एम का फार्मूला क्या होगा, R1 अपॉन में R1 प्लस R2। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि R1 R2 की वैल्यू देगा, बोलेगा एम का वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालेंगे, तो इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले वाले में क्या था कि आउटपुट देगा और आउटपुट देगा, फीड देगा, फीड कितना कर रहा है उसकी वैल्यू देगा तो पता चल जाएगा। अगर नहीं देता, सिर्फ रेजिस्टेंस देता तो भी एम की वैल्यू, फ्रैक्शनल फीडबैक की वैल्यू पता चल जाएगी, इसे बोलते हैं फीडबैक सर्किट, ठीक है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब सेम पैटर्न चलेगा करंट गेन के लिए, ठीक है। विपर्ट का हमने वोल्टेज गेन पढ़ रहे थे, आप करंट गेन पढ़ेंगे आगे। फ्रेंड्स आइए फिगर देखिए, ये करंट गेन का फिगर। एक चीज़ और मैंने बताया भूल गया, एम की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 होती है, चाहे वोल्टेज गेन में केस में चाहे करंट गेन के केस में, दोनों केस में क्या होता है, एम की वैल्यू क्या होती है, वो 0 से 1 के बीच में ही होती है, ठीक है। मैक्सिमम 1 से कम होती है, लेकिन 0 से 1 के बीच में होती है। आइडियली 1 होता है, लेकिन प्रैक्टिकली 1 से कम होता है, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है 0 की एम की वैल्यू क्या होती है, इट्स नियरली लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो ये करंट गेन वोल्टेज गेन। अब इन करंट गेन की बात करते हैं, फिगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। फिगर क्या है कि इनपुट जरा IN इनपुट जा रहा है, ठीक है, IN इनपुट दिया जा रहा है एम्पलीफायर को, जिसका करंट गेन AI है, और RF जो है उसका क्या है, फीडबैक रेजिस्टेंस है, और आउटपुट दिया हुआ I आउट निकल रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, तो उसका I आउट क्या होगा, I आउटपुट क्या होगा, तो I आउट क्या होगा, तो जितना करंट दे रहा है और जितना उसमें गेन हो रहा है, ठीक है, वही तो I1 जो है कि जा रहा है इसमें और IF जा रहा है इसमें, यानी IM 2 पार्ट में निकल रहा है, IF में निकल रहा है और I1 में निकल रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये IF क्या हो, फीडबैक नेटवर्क में करंट निकल जा रहा है, I1 क्या है, वो ट्रांसफार्मर से होते हुए, ट्रांजिस्टर से होते आउटपुट को जाता है, ठीक है। चलो इतना समझ में आया। जितना ज़्यादा करंट बढ़ेगा उतना ही अमाउंट में यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये इसका अमाउंट तो फिक्स है, तो इतना ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस तो फिक्स है, इसका रेजिस्टेंस फिक्स है, लेकिन जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो उतना ही ज़्यादा करंट यहाँ से डिवाइड होगा और यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस, यहाँ कम रेजिस्टेंस, तो यहाँ से ज़्यादा फ्लो हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। ये रास्ता कम खाली, ये रास्ता ज़्यादा खाली, ये रास्ता कम खाली, तो भीड़ जब ज़्यादा होगी, अमाउंट जब ज़्यादा होगा करंट का, तो खैर रास्ता को पकड़ के निकलेगा, ठीक है। चलो तो I आउट कितना होगा, जितना करंट दे रहे हैं IN, जितना करंट इसको I1 दे रहे हैं और इसका जो गेन है I1 AI, ठीक है, ये गेन हो गया। ये समझ में आया फिगर, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, MI की बात करें, MI की बात करें, तो इसका MI क्या होगा, वही फॉर्मूला, फीड अपॉन में आउटपुट। फीड कितना कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं कितना, IF, आउटपुट कितना है I आउट, IF अपॉन में IF अपॉन I आउट हो गया, ठीक है, समझ में आया। फीडबैक करंट कितना हो गया, अब IF कितना होगा, तो IF कितना होगा फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है जितना भी I आउट मिल रहा है, जितना भी I आउट मिल रहा है उसमें क्या है कि उसका जो है कि जितना उसमें वो उसका फ्रैक्शनल है, जितना I मान लो 10% उसका MI की वैल्यू का करंट का जो है कि फ्रैक्शनल 10% है, I आउट मिल रहा है 100 और 10% का वैल्यू 100 और 10%
जो है 100 का 10% क्या होगा, वही तो आई एफ होगा। तो एक्चुअल अमाउंट आई एफ कितना निकलेगा, तो एम आई परसेंटेज को बता रहा है और ए और जो वैल्यू को बता रहे थे 10% का, फिर आई एफ के बराबर होगा। तो आई एफ इक्वल टू आई आउट एम आई इक्वल टू फेड अपॉन आउटपुट। आई एफ जो है फेड कर रहे हैं आउटपुट निकल रहा है आई आउट। आई आउट की वैल्यू क्या होगी, जो इतना करंट दे रहे हैं जितना इसमें गेन हो रहा है, दोनों प्रोडक्ट मिलकर आई आउट बनेगा। ये होता है करंट गेन। करंट गेन इसको इतना आसानी से इतना जल्दी समझा दीजिए कि वोल्टेज गेन में मैंने टाइम दिया, ठीक है, सेम वही है। करंट गेन क्या करता है, करंट गेन क्या करता है कि करंट गेन को बढ़ाता है, इनपुट इम्पीडेंस को घटाता है, आउटपुट इम्पीडेंस को बढ़ाता है, यानी इम्पीडेंस को इम्प्रूव करता है। वोल्टेज गेन को कोई वोल्टेज गेन नियरली 1 होता है लेकिन प्रैक्टिकली 0 से 1 होता है, और एम की वैल्यू जो होती है 0 to 1 होती है, ठीक है। और अब आइए हम इसके बारे में, इसके करंट गेन की इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस के बारे में बात कर लें, फिर उसके बाद हम और पढ़ेंगे। इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और करंट गेन, नेगेटिव एम्पलीफायर, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। इनपुट क्या होता है उसका, जेड आई एम डैश क्या होगा, जेड आई एम अपॉन 1 प्लस एम आई ए आई। आई यहाँ पिछले लग गया है, करंट गेन हो रहा है, वहाँ भी लगता था क्योंकि वोल्टेज गेन होता था। जे आउट के बारे में बात करते हैं। जे आउट मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एम आई ए आई, 1 प्लस एम आई ए आई, यानी देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस से सेक्रीफाइस फैक्टर से घट रहा है और आउटपुट इम्पीडेंस जो है कि सेक्रीफाइस फैक्टर से बढ़ रहा है, 1 प्लस एम आई ए आई के फैक्टर से बढ़ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, करंट गेन में ये केस होता है, रिवर्स होता है, वोल्टेज गेन के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। अब हम ना करंट गेन इस्तेमाल करते हैं ना वोल्टेज गेन इस्तेमाल करते हैं, फिर अलग एक सर्किट इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं कि एमीटर फॉलोअर, ठीक है। एमीटर फॉलोअर एक सर्किट बनाते हैं जो करंट गेन का एक बहुत जीता जाता उदाहरण है, ठीक है। तो करंट गेन में जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं ना, ये एम्पलीफायर, उसी को 2 थ्रू यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी 2 थ्रू कर रहे हैं, एक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें ज़रा कुछ फ़र्क नहीं है, हल्का सा फ़र्क क्या है कि इसमें आरसी गायब कर देते हैं और जो लोड जो आउटपुट होता है आरई से लेते हैं, इमीटर से लेते हैं लोड। तो बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इसके बारे में पढ़ते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है वही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल 2 जगह होता है, इम्पीडेंस मैचिंग में, पहले वहाँ इम्पीडेंस मैचिंग में होता है, और दूसरा इस्तेमाल कहाँ होता है, तो दूसरा इस्तेमाल होता है उसका वहाँ पे क्या, जहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, इम्पीडेंस मैचिंग में हो गया, और करंट गेन हाई करंट गेन के लिए होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा करंट गेन इसमें मिलता है, ठीक है। आइए इसके बारे में बात फ्रेंड्स। इमीटर फॉलो सर्किट क्या होता है, नॉर्मली करंट एम्पलीफायर होता है। इमीटर फॉलो सर्किट क्या होता है, नॉर्मली यह करंट एम्पलीफायर होता है, लेकिन क्या होता है उसका इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, आउटपुट इम्पीडेंस कम होता है। जबकि अभी करंट गेन नेगेटिव फीडबैक में हमने पढ़ा था कि उसका आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, इनपुट इम्पीडेंस कम होता है। लेकिन यहाँ पे जब इमीटर फॉलो सर्किट में इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसका इनपुट इम्पीडेंस हाई हो जाएगा, आउटपुट इम्पीडेंस बहुत ही कम हो जाएगा, जिससे कि इसको इम्पीडेंस मैचिंग में अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, करंट गेन ज़्यादा होता है, वोल्टेज गेन कॉन्स्टेंट एक नियरली 1 होता है या 1 से कम होता है, लेकिन नियरली 1 होता है, वोल्टेज गेन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको मस्ट यूज़ करते हैं करंट गेन, हाई करंट गेन के लिए और इनपुट इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, 2 ही चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा, लेकिन यहाँ सर्किट क्या है, इसका 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारा सर्किट है, ठीक है। ये R1 R2 RE है। RC जो है हमारा, RC ग्राउंड होता है, और RC ग्राउंड होने से इसको CC बोलते हैं, कलेक्टर सर्किट बोलते हैं, ठीक है। RC क्या होता है, ग्राउंड हो जाता है, RC ग्राउंड होता है, वो दिखने का इमेज में। और RC ग्राउंड होने के बाद क्या होता है, बाईपास जो कैपेसिटर होता है जो यहाँ पे हो रहा है वो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, DC के यहाँ से निकाल देते हैं बाईपास कैपेसिटर, यहाँ पे जो लगाते थे RC के पास, यहाँ पे जो कैपेसिटर एक बाईपास यहाँ लगाते थे ना यहाँ पे, ठीक है। ये तो RE हो गया, यहाँ पे RC लगाते थे ना बाईपास, वो कैपेसिटर भी नहीं है क्योंकि RC भी नहीं है और बाईपास कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर नहीं है। यहाँ पे फिर RE कैपेसिटर है, ठीक है। ये इसको बाईपास कैपेसिटर इसको बोलते हैं, RE कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ से यहाँ पे वोल्टेज लगा देंगे। ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, इसका मतलब चारों जो एक ही वायर से जुड़े हुए हैं और उसका एक पार्ट जो ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड का मतलब एक्स्ट्रा जो करंट आता है तो करंट ना आए, लेकिन जो हम घर में जो ले आते हैं एम्पलीफायर के ग्राउंड करते हैं, बिल्कुल ग्राउंड नहीं करते, लेकिन एक्जैक्टली में क्या करते हैं कि ग्राउंड किया जाता है। ग्राउंड क्यों किया जाता है, ग्राउंड करने का मतलब क्या, उसमें कहीं भी फॉल्ट हो गया था वो करंट ना हमारे, इसलिए 3 पिन दिया जाता है। 3 पिन का मतलब 2 नीचे होता है, एक ऊपर मोटा होता है, मोटा होता है ग्राउंड का काम करता है। लेकिन घर में हम ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च को ना होने की वजह से ग्राउंड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यही ग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इक्विपमेंट में, ठीक है।
तो हम आर ई से आउटपुट ले रहे होते हैं, आर ई से आउटपुट कितना मिलेगा, तो R2 पे जो आउटपुट मिलेगा और इसका बी जो बेस होता है, मीटर और बेस के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको घटा देंगे। R2 में जितना भी वोल्टेज मिल रहा है उसमें से बी आर बी में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो घटा देंगे, तो हमें पता जाएगा आर ई में कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो आर ई को क्या बोलते हैं, VCE बोलते हैं ना, VCE में कितना वोल्टेज मिलेगा, VCE में वोल्टेज क्या मिलेगा, R2 में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, R2 में जो वोल्टेज होगा यानी यहाँ पे V2 यानी इसको बोलेंगे V2, तो V2 माइनस VBE, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और V2 कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, R1 अपॉन में R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू VCC, ये हमारा क्या होता है V2 को निकालने का फॉर्मूला होता है जो आपको स्टार्टिंग में बताते आ रहे हैं। इस V2 में से VB जो यहाँ पे जो होता है VB 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए होता है वो घटा देंगे तो पता चलेगा VCE कितना है। ठीक है फ्रेंड, पता चलेगा VCE कितना है। यही इसका सर्किट डायग्राम था, ये इसका एप्लीकेशन था। इसको इस्तेमाल करते इसको पहचानने का यही तरीका है कि यहाँ पे RC नहीं होता, RC ना होने को बाईपास कैपेसिटर ना होने को इसको क्या बोलते हैं, CC बोलते हैं, कलेक्टर सर्किट बोलते हैं। ठीक है, कलेक्टर सर्किट बोलते हैं। और इसका जो RC होता है वो ग्राउंड होता है। ठीक है, ये इसका था, इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, आउटपुट इम्पीडेंस कम होता है, नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नो वोल्टेज गेन जितना था नियर उतना ही रहता, नियरली एक आग से 1 पॉइंट नीचे होता होगा। ठीक है, हाई करंट हाई पावर गेन इसमें मिलता है, वोल्टेज नहीं मिलता, हाई पावर हाई वोल्टेज कॉन्स्टेंट है, इक्वल टू VI, ये कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा P2 तो बढ़ेगा, तो हाई पावर गेन होगा क्योंकि हाई करंट गेन होगा। तो हाई करंट गेन और हाई पावर गेन होता है, इसमें वोल्टेज गेन कांस्टेंट रहता है, पहला पॉइंट। पावर गेन करंट गेन ज़्यादा होता है और आउटपुट इम्पीडेंस कम होता है, इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होता है, इसलिए इसको इम्पीडेंस मैचिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो होता है इनपुट और आउटपुट जो होता है फेज़ का जो वोल्टेज होता है एक इन फेज़ होता है, सेम फेज़ में होता है। ये था एमीटर जो है कि एमीटर फॉलोअर सर्किट। ठीक है, इसका लोड लाइन के बारे में बात कर रहे थे, तो लोड लाइन के बारे में इसको रख कर दिया जाए। लोड लाइन खतरनाक नहीं है, बस वही चीज़ें नॉर्मल सी बात। लोड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए ये जो पॉइंट होता है आपको मालूम है VCC होता है, जो VCC का मैक्सिमम होता है। यहाँ पे जो पॉइंट होता है क्या, VCC माइनस R2 होगा, जो VCC माइनस R2 होता है आपको मालूम, VCC माइनस क्या होगा, RE होगा, क्योंकि R2 तो खत्म जाता है, RE हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वोल्टेज क्या होगा, ठीक है, समझाना नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये VCE क्या होगा, VCE ऑफ सेचुरेशन में होगा। ऑफ सेचुरेशन कहने का मतलब क्या है, तो कोई करंट अपना IC नहीं फ्लो हो रहा हो तो स्टॉप बोलते हैं, और जब कोई वोल्टेज नहीं जाता, बहुत ज़्यादा करंट जाता है तो बोलते हैं IC सेचुरेशन। ठीक है, IC सेचुरेशन बोलते हैं। इसी से लोड लाइन क्या है ड्रॉ कर लेंगे। लोड लाइन कैसे ड्रॉ कर लेंगे आपको मालूम है कि यहाँ पे VCC कैसे निकालेंगे, VCE कैसे निकालेंगे, तो VCC माइनस V2 निकाल लेंगे, V2 क्या VE निकाल लेंगे, VE और V कैसे निकलेगा, तो V2 माइनस VBE से VE निकलेगा, मुझे मैंने बताया था इसके परिचय मिटाने से पहले। ठीक है, तो ये हमारा था लोड लाइन देख लिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं VCC बाई RE। पहले RC था तो RC खत्म हो गया, तो यहाँ पे RE आ गया। ठीक है, RC तो है ही नहीं, तो RC हटा नहीं है तो RE लिखेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है इन दोनों का रेजिस्टेंस हम इस्तेमाल नहीं करते, या तो RC का इस्तेमाल करते हैं या तो RE का इस्तेमाल करते हैं। RC तो है नहीं तो RE से इस्तेमाल करके इसका लोड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वोल्टेज गेन ऑफ एमीटर फॉलोअर, वोल्टेज गेन उसका देखते हैं। वोल्टेज गेन क्या होता है, कुछ नहीं है, हल्का सा वोल्टेज गेन क्या होता है, घटता है। स्लाइटली वोल्टेज गेन क्या होता है, घट जाता है। कैसे घट जाता है ये देखते हैं। ठीक है, क्या होता है कुछ एमीटर सर्किट में वोल्टेज गेन जब बात करते हैं, वोल्टेज गेन स्लाइटली 1 से कम कैसे हो जाता है, स्लाइटली 1 से कम इसलिए हो जाता है। ठीक है, नियरली 1 स्लाइटली लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 क्यों होता है, क्योंकि RE जो है RE में स्मॉल RE जुड़ जाता है, स्मॉल RE जुड़ जाता है। स्मॉल RE की वैल्यू पता है ना आपको, स्मॉल RE की वैल्यू 25 मिली वोल्ट अपॉन में IE। मालूम था नहीं मालूम था, मालूम है आपको ना। RE की वैल्यू क्या होती है भाई, ठीक है, मालूम है। RE की वैल्यू समझ में आ गई यहाँ से, चलो ठीक है। अब देखो AB की बात करते हैं, कैसे एक से कम कैसे हो जाता है। AB क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। ठीक है, आउटपुट कितना है, तो IE RE अपॉन में इनपुट कितना है, IE RE प्लस RE, तो I से I कट जाएगा और RE अपॉन में RE
प्लस आर ई, इस वजह से ये जुड़ जाने की वजह से इसकी वैल्यू स्लाइटली 1 से कम हो जाती है। और क्या था अभी बोला इनपुट में इसको क्यों लिखा है, नहीं समझ में आ रहा है, समझिए अब समझ आ रहा है। करंट ऐसे आया, यहाँ गया, यहाँ से ऐसे आया, खत्म तक खेल के यहाँ से आया, और फिर जो है कि करंट पूरा का पूरा जितना भी 100 जितना इसको मिला, और 100 यहाँ पे यहाँ कैपेसिटर लगा था, और जितना 100% करंट वापस फिर से लौट जाएगा। ठीक है, 100% करंट क्या है, लौट जाएगा, 100% लोड लौट जाता है, या वोल्टेज होगा तो 100% वोल्टेज यहाँ मिल गया, और ये वोल्टेज यहाँ 100% जो है कि फीडबैक होता है। सिंपल सी बात है, करंट की बात करें, वोल्टेज की बात नहीं करते हैं, मीटर सर्किट में करंट की बात करते हैं। तो 100% करंट क्या होता है, फीड होता है वापस। ठीक है, बात समझ, 100% करंट क्या होता है, ये 100% करंट कौन सा करंट बता आपको, 100% करंट वो IC है, और DCC वाला करंट है, DCC और DC वाला पार्ट है। फिर AC निकल गया, DC कैप्चर रोक लिया, DC वापस इस रास्ते से ऐसे 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 आता है, फिर साइन फिर वैसे जाता है। तो 100% DC फीडबैक होता है, 100% क्या होता है, फीडबैक होता है। इसमें होता है 100% फीडबैक एमीटर सर्किट में। एग्जाम में MCQ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें 100% ऑप्शन में दिया हुआ है। क्यों होता है, यहाँ सोचा कि यहाँ DC बाईपास कैपेसिटर नहीं लगता तो मे भी चल जाता है, लेकिन यहाँ बाईपास कैपेसिटर लगा दिया तो जब भी नहीं करता DC या DC यहीं रुक जाता है, तो यहाँ से वापस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से इसको मिला तो आउटपुट क्या है हमारा, आउटपुट तो यही है, आउटपुट यहाँ से लेंगे, आउटपुट हमारा आ ही हो गया। लेकिन ये इनपुट जो हुआ ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, वापस मिले टाइम, तो इन दोनों को जोड़ दिए, तो ये दोनों ये 1 है, 1 + 1 है, तो एक्जैक्टली 1 से वैल्यू कम हो गई, यानी आ रही हो गया, तो 1 से वैल्यू कम हो गई, इसलिए वोल्टेज क्या होता है, स्लाइटली 1 से कम होता है। ठीक है, तो वोल्टेज क्या होता है, नियरली क्या होता है, नियरली 1 होता है। ठीक है, इक्वल 1 नहीं होता, नहीं 1 से लगभग कम होता है। ठीक है, इम्पीडेंस ऑफ एमीटर फॉलोअर सर्किट की बात करें, इम्पीडेंस ऑफ फॉलोअर सर्किट के बारे में बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके इम्पीडेंस के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, RIN क्या होगा, इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, R1 पैरेलल टू R2, बस R1 पैरेलल टू R2 हो जाएगा, और कोई इसमें नया नहीं है। ठीक है, R1 पैरेलल टू R2 हो जाएगा, और ये RIN कैसे पैरेलल हो जाता है, ऐसे होता है, ZRIN = R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू ZOUT। इसकी ये दोनों आपस में पैरेलल है, IC के पैरेलल में ये लग गया है, तो ये पैरेलल ये पैरेलल ये पैरेलल, तो RIN क्या होगा, ये दोनों पैरेलल होता है, ROUT क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो ठीक है, जब ये ऑफ में रहेगा तो ये होगा, ऑन में रहेगा तो ये होगा, लेकिन नॉर्मली हम ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एप्लीकेशन ऑफ एमीटर फॉलो सर्किट हमने बता ही दिया। इम्पीडेंस मैचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इम्पीडेंस करंट हाई करंट गेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इम्पीडेंस मैचिंग का इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है। क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में इनफ होता है वोल्टेज गेन करंट गेन, सेकंड स्टेज में क्या होता है, करंट गेन वोल्टेज गेन ठीक रहता है लेकिन करंट गेन कम हो जाता है। सेकंड स्टेज में क्या है, एमीटर फॉलो सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमें अधिक से अधिक करंट गेन मिल पाता है। ठीक है, ये था करंट गेन विद फीडबैक। अब हम बात करेंगे इम्पीडेंस मैचिंग के बारे में, जो कि हमारा एमीटर सर्किट करता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए 120 हमारा क्या है कि करंट गेन 120, मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस है क्या, इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, इम्पीडेंस क्या है, 120 है, आउटपुट इम्पीडेंस भी 120 है, लेकिन जो आने वाला जो है, जो रिसीवर है, उसको 22 ही ओम का रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस है, इसका इनपुट इम्पीडेंस 22 ही ओम है। तो कैसे इसको अटैच करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, लगा देंगे हम लोग एमीटर फॉलोअर। ठीक है, एमीटर फॉलोअर, मीटर फॉलो लगा देंगे, जिससे कि इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाती है, इसके इम्पीडेंस को कम कर दिया जाता है और इसकी इक्विवेलेंट कर दिया जाता है, और उसके बाद इसको जो आउटपुट वोल्टेज जो चाहिए होता है, जो जिसका जितना चाहिए होता है उतना दे दिया जाता है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को जो यहाँ से यहाँ दिख रहा है, इसको बोलते हैं बफर। ठीक है, इसको लोग बफर ही बोलते हैं, इस बफर। ठीक है, इसी को बोलते हैं बफर। ठीक है, तो इसी बोलते हैं बफर, एम्पलीफायर बोलते हैं, बोलते बफर ही बोलते हैं। इसका इस्तेमाल क्या होता है, यहाँ पे जो होता है, जो इसके इम्पीडेंस है उसके इसका इनपुट इम्पीडेंस को कम कर दिया जाए और इसके आउटपुट इम्पीडेंस को बढ़ा दिया जाए, ताकि दोनों इक्वल हो जाए, ताकि यहाँ से आराम सिग्नल पहुँच जाए। इसी बोलते हैं कहते हैं क्या, बफर। मीटर फॉलो एम्पलीफायर बफर एम्पलीफायर का भी काम कर रहा होता है इस सिचुएशन में। ठीक है, अब एक लास्ट जो है टॉपिक है डार्लिंगटन एम्पलीफायर। ठीक है, डार्लिंगटन एम्पलीफायर, आइए बात करते हैं। डार्लिंगटन
डार्लिंगटन एम्पलीफायर क्या होता है, एमिटर फॉलोअर सर्किट जैसा ही होता है, उसी से इसको बनाया जाता है। उससे एडवांस वर्जन है। स्टैंडर्ड जो एमिटर फॉलोअर सर्किट होता है उससे बढ़िया ये काम करता है। एमिटर फॉलोअर सर्किट में क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस या होता है हाई होता है, आउटपुट इम्पीडेंस कम होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनसफिशिएंट हो जाता है, करंट गेन इनसफिशिएंट हो जाता है एमिटर फॉलोअर सर्किट, तो उससे बढ़िया जो है ट्रांजिस्टर बनाया जाता है उसका होता है डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर। डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर क्या होता है, दो जो है ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एमिटर फॉलोअर सर्किट जैसे ही एक दूसरे को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जिसका कि पहले वाले का जो है कि आरसी जो होता है दूसरे वाले के आरसी से दूसरे से कनेक्ट होता है, और पहले वाले का जो है कि एमिटर जो है कि दूसरे वाले के बेस से जो कनेक्ट हो जाता है, जिससे कि क्या होता है कि हाई करंट गेन, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या इसको बोल सकते हैं, एक्सट्रीमली हाई इनपुट इम्पीडेंस हो जाता है, एक्सट्रीमली हाई इनपुट करंट गेन हो जाता है, लेकिन लो आउटपुट इम्पीडेंस हो जाता है। बस यही काम है, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा, एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा, दोनों एनपीआर हैं क्योंकि बाहर क्यों निकल रहा है। इसका जो है कि इसका जो मीटर है दूसरे वाले के बेस से कनेक्ट होता है, और पहले वाले का जो है कि आरसी पहले वाले कलेक्टर्स जो दूसरे वाले कलेक्टर से आपस में टूगेदर क्या होते हैं कि कनेक्ट होते हैं, और आउटपुट यहाँ से लिया जाता है, ठीक। इससे क्या, इसी को बोलते हैं डार्लिंगटन एम्पलीफायर। इसका सबसे बड़ा यूज़ क्या होता है कि हाई इनपुट इम्पीडेंस के लिए एक्सट्रीमली इनपुट इम्पीडेंस करना हो, या फिर करंट गेन एक्सट्रीमली चाहिए हो, उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कैसे बनता है, क्या अलग अलग दिखता बड़ा नहीं, तो हमको एक ही ट्रांजिस्टर में इसको दोनों में सेट कर दिया जाता है, एक ही ट्रांजिस्टर दोनों में सेट कर दिया जाता है, और दोनों और 3 टर्मिनल निकाल दिया जाता है। पता नहीं चलेगा कि वो एक ट्रांजिस्टर है, उसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर है। जो जानकार है वो समझे उसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर, लेकिन देखने में एक ही ट्रांजिस्टर लगेगा बाहर से, ठीक है। उसमें 3 टर्मिनल निकाल दिया जाता है। उसके फिगर में जो साइंटिफिकली फिगर होता है, एग्जाम में कोई बना के पूछ देता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो डार्लिंगटन जो होता है उसका जो गेन होता है, गेन कितना बढ़ जाता है, तो गेन जो बढ़ जाता है B1 इंटू B2, B1 इस वजह से और इस वाले गेन का B2, दोनों का प्रोडक्ट बढ़ जाता है, तो गेन क्या होता है, दुगना बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, ZIN होता है, इसमें ZIN, ठीक है। ZIN का वैल्यू क्या होता है, इन दोनों पैरेलल वैल्यू का इनपुट कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई किया जाएगा कि इसका इनपुट इम्पीडेंस कितना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। करंट गेन पता चल गया, इनपुट इम्पीडेंस पता चल गया, ये दोनों इसका काम था, ठीक है। और इसका साइंटिफिकली जो सैंपल होता है वो बनाते हैं। ये इसका डार्लिंगटन का सिंबल है, ये बेस होता है, ये मीटर होता है, कलेक्टर होता है, ऐसे फिर ऐसे ही आपको दिखेगा, मार्केट में आराम से मिल जाएगा। ये पहला ट्रांजिस्टर, दूसरा ट्रांजिस्टर, पहले ट्रांजिस्टर दूसरे ट्रांजिस्टर से मिलकर, पहले ट्रांजिस्टर कलेक्टर दूसरे ट्रांजिस्टर कलेक्टर से टुगेदर जोड़ दिया गया, बस यही इसका है, ये सिंबल है और डार्लिंगटन है। इसका यूजेज आपने देख लिया कहाँ का इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। जहाँ पे जो है कि मीटर फॉलोअर सर्किट फेल हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉलोअर, वहाँ पे ये काम करता है, हाई करंट गेन और हाई इनपुट इम्पीडेंस के लिए, और नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।